कुदरत का भी अजीब निज़ाम है। किसी मंजर को देखने के लिए सारी जिंदगी आंखें तरसती रहती हैं, और कभी ऐसे मंजर भी देखने पड़ते हैं जो सारी जिंदगी की आंखों में कांटे बनकर चुभते हैं। मैंने अशफाक को कफन पोश देखा, इस घर से इसका जनाजा निकलते देखा जहाँ से इसकी बारात निकलनी थी, इसे मिन्नू मिट्टी के नीचे छुपते देखा, फिर इसके घर की वीरानी देखी और इस सारे कांटे अपनी आंखों में चुभोकर रंगकोट थाने वापस आ गया। मेरे वापस पहुंचने तक मेरे कायम मकाम सब इंस्पेक्टर ने जरूरी कार्रवाई कर ली थी। इस जरूरी कार्रवाई को रस्मी कार्रवाई ही कहना चाहिए। इसने मौका वारदात का नक्शा तैयार किया था, गवाहों के बयान कलम बंद किए थे और अपनी तफ्तीश की रुदात लिखी थी। इस सारी कलम घुसाई में कोई भी काम की बात नहीं थी, हो भी कैसे सकती थी। ये सरदार बदरूक का इलाका था, यहाँ इसके खिलाफ बयान देना तो दरकिनार, कोई इसके खिलाफ सरगोशी भी नहीं कर सकता था। मौके का इकलौता गवाह वो सिपाही था जिसने आकर मुझे अशफाक के जख्मी होने की इत्तला दी थी और बताया था कि इसे टमानों ने मार गिराया है। इस अकेली गवाही की कोई अहमियत नहीं थी कि दूसरे गवाहों ने यह बताकर हमलावरों ने अपने चेहरे पगड़ियों में छुपा रखे थे। मामला उलझा दिया था। मैं अपने तौर पर तफ्तीश करना ही चाह रहा था कि अमृतसर हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया। पहले तो मुझे इस बुलावे की समझ नहीं आई, लेकिन जब अमृतसर पहुंचा तो राज खुला कि डीएसपी मुझे एक अगवा केस की तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर अजमेर भेजना चाहते हैं। यह कोई जमीन का तनाज़ा था जिसमें मुखालिफ फरीकों ने एक दूसरे का एक आदमी अगवा कर लिया था। मैं इस केस की तफ्तीश पर हरगिज नहीं जाना चाहता था। मेरे दिलो दिमाग पर अशफाक की मौत का गम मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहा था, लेकिन अफसरों के सामने मेरी कोई पेश नहीं गई। खास तौर पर डीएसपी दलजीत राज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मैं वापस रंगकोट ना जाऊं। दलजीत राज का जिक्र मैंने पहले भी एक दो दफा किया है। हिंदू होने के बावजूद वो एक अच्छा इंसान था, कम से कम मैंने इसे हमेशा मुखलिस पाया। इसकी बातों में एक अजीब तरह की चाशनी होती थी। बहरहाल ना चाहने के बावजूद मुझे फौरी तौर पर अजमेर जाना पड़ा। अजमेर से मुजरमों का ताकुब करते हुए हम जोधपुर जा पहुंचे और वहां तफ्तीश का काम फैलता चला गया। मैंने 2-3 बार टेलीफोन पर दलजीत राज से रब्ता किया और इन्हें साफ लफ्जों में बताया कि मैं ये केस नहीं करना चाहता और ना ही मेरा दिल लग रहा है, लेकिन राज साहब ने हर बार यही जाहिर किया कि इस केस की तफ्तीश के लिए इनकी नज़र से मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं और मुझे हर हाल में ये अहम जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैं साफ तौर पर महसूस कर रहा था दलजीत राज साहब मुझे रंगकोट थाने की आग से बचाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे पहले मैं अशफाक को इस आग से दूर रखना चाहता था। सूरत हाल बिल्कुल वही थी, सिर्फ सरदार बदरूक की जिद में आने वाले शख्स का नाम बदल गया था। यानी इससे पहले अशफाक निशाने पर था और अब मैं। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं पूरे 2 माह तक अजमेर वाले चक्कर से बाहर नहीं निकल सका। मेरे सीने में भड़कती हुई आग हर गुजरने वाले दिन के साथ नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। आखिर 2 महीने बाद डीएसपी साहब का तबादला मगरबी पंजाब में हुआ तो मुझे मौका मिल गया और मैं अजमेर से वापस बरनाला चला गया। थोड़ी ही भाग दौड़ के बाद मैं रंगकोट थाने में अपने थाने का चार्ज संभालने में कामयाब हो गया। मेरे थाने पहुंचने के दूसरे ही रोज सरदार बदरूक अपने साथियों के साथ थाने में आ धमका। मैं इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान रह गया। अशफाक की मौत के बाद मेरी और सरदार बदरूक की पहली मुलाकात थी। सरदार ने गर्दन झुकाई हुई थी और चेहरा गमगीन कर रखा था। वो अशफाक का अफसोस करने आया था। कहने लगा, मुझे बड़ा दुख है इंस्पेक्टर नवाज, यकीन नहीं आ रहा कि सब इंस्पेक्टर मारा गया है। कैसा घबरू जवान था, हंसने खेलने के दिन थे। सुना है शादी भी होने वाली थी। मैंने कहा, हाँ होने वाली थी। सरदार बदरूक ने गहरी ठंडी सांस ली। माँ बाप का दिल तो टुकड़े हो गया होगा, क्या क्या अरमान होंगे उनके, क्या क्या सोच रखा होगा, सब खाक में मिल गया। मैंने कहा, बस ऊपर वाले की यही मर्जी थी। कहने लगा, ऊपर वाले की मर्जी इंसान की मर्जी का साया होती है जान जी। बदनसीबी में थोड़ा बहुत दोष बंदे का भी अपना होता है। अब ये पुलिस की नौकरी ही ले लो। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों लोग ये नौकरी करते हैं। दिन रात नहूसत और जान का खतरा, और अगर तबीयत में जोश और गुस्सा हो तो फिर क्या ही कहना। हर वक्त गुंडों और बदमाशों से मत्था लगा रहता है। जान जी, मैंने तो एक दिन इसे बिठाकर बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया था। कहा था, मियाँ उतना ही काम करो जितने के पैसे लेते हो। जान की कोई कीमत नहीं होती। तुम 2 टकों की खातिर क्यों सर हथेली पर लिए फिरते हो। कहने लगा, सरदार साहब बात यह है कि बस करो सरदार। मैंने तलखी से इसकी बात काटी। अब ये जिक्र जख्मों पर नमक छिड़कता है। वो गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, ना जाने क्या सोच रहा था। इसकी आंखों में बड़ी तेज चमक थी। इसका साथी बोला, इंस्पेक्टर साहब कोई खोज मिला? नहीं, अभी तो कोई नहीं, मैंने जवाब दिया। सरदार बदरूक बोला, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है। इसने अपने साथियों को इशारा किया। वो दोनों बाहर निकल गए। सरदार बदरूक ने कहा, क्या हम यहाँ तसल्ली से बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है ये जगह बात करने के लिए महफूज है? मैंने हाँ में जवाब दिया। सरदार बदरूक ने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ कर कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में शक नजर आ रहा है।
मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारे दिल का चोर हो। वो बेखौफी से मुस्कुराया। इंस्पेक्टर नवाज खान, मेरा ख्याल है पहले तुम अपने जहन के गंद साफ कर लो, वरना मेरी बात का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिल में ये शक है कि सब इंस्पेक्टर को मैंने मरवाया है तो तुम तफ्तीश के रास्ते पर पहला कदम ही गलत उठा रहे हो। इसके बाद तुम जितना सफर भी करोगे गलत होगा। इंस्पेक्टर की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अब तुम बताओ क्या खोज है तुम्हारे पास। वो कहने लगा, नहीं, तुम ऊपर दिल से बात कर रहे हो। मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं दिल की तह से बोल रहा हूँ, तुम जो बताना चाहते हो बताओ। इसने जेब में हाथ डालकर एक मोड़ा तड़ा कागज निकाला। कागज मुझे दिखाने से पहले बोला, इंस्पेक्टर, मुझसे वादा करो कि इस सारे किस्से में मेरा नाम नहीं आएगा। मैंने वादा किया कि इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। इसने कागज मुझे देते हुए कहा, जान जी, इस एड्रेस पर चले जाओ, लाडली नामी एक औरत तुम्हें मिलेगी। इस औरत से मिलने के बाद तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने देखा कागज के टुकड़े पर बरनाले के एक मोहल्ले का एड्रेस था। कौन औरत है ये? मैंने पूछा। सरदार बदरुक ने कुर्सी से टेक लगाकर कहा, बाल कृष्ण को जानते हो? थानेदार बाल कृष्ण। मैंने जहन पर जोर दिया और मुझे याद आया कि ये वही थानेदार है जिसे कुछ अर्से पहले अमृतसर में अशफाक की टक्कर हुई थी। थानेदार ने किसी धोबी को बगैर पर्चा काटे थाने में रखा हुआ था और अशफाक ने इस मामले की शिकायत डीआईजी साहब से करके थानेदार को मुअत्तल करा दिया था। लेकिन सरदार बदरुक बाल कृष्ण का नाम क्यों ले रहा था, ये बात फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आई। मैंने बदरुक की बात का जवाब देते हुए कहा, बाल कृष्ण का इस मामले से क्या ताल्लुक है? सरदार बदरुक अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है बाकी की बातें तुम लाडली से पूछना, वापसी पर मुलाकात होगी। मैं अब चलता हूँ, रब राखा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। इसी रोज शाम को बरनाला के गुंजान मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस इलाके में ज्यादातर सिखों के इलाके थे। कई सिख बच्चे गली में खेलते कूदते दिखाई दिए। मैं सादा कपड़ों में था, इसलिए किसी ने मेरी तरफ खास तवज्जो नहीं दी। मेरी तीसरी दस्तक पर एक नंग धड़ंग सिख बाहर निकला। मैंने इससे मुकेश के बारे में पूछा। एड्रेस में लाडली के पति का नाम मुकेश ही था। नंग धड़ंग सिख शायद नशे में था, इसे मेरी बात की समझ नहीं आई, या शायद मुकेश का नाम इसके जहन से निकल गया था। इस दौरान सिख का पड़ोसी भी वहां आ खड़ा हुआ। इसने भी मेरा सवाल सुन लिया था। लंगोटी पोस्ट सिख के सर पर 2 थप्पड़ मारकर इसने कहा, फिटे मुंह सरदार तेरी यादाश्त का। भाई साहब, तुम्हारे नए किराएदार के बारे में पूछ रहे हैं जो पिछले हफ्ते अमृतसर से आया है। नंग धड़ंग सिख को अब मेरी बात समझ में आ गई थी। उसने दरवाजे पर लगे हुए 2 बटनों में से एक दबाया। बालाई मंजिल की एक खिड़की खुली। एक खूबसूरत नस्वानी चेहरा अपनी झलक दिखाकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक बादामी रंग का गोल मटोल शख्स सीढ़ियों से बरामद हुआ। मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद बोला, किससे मिलना है? मैंने कहा, सरदार बदरुक ने भेजा है। सरदार बदरुक का नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंका। इसके हाथ खुद ब खुद प्रणाम करने के लिए उठ गए। फिर वो मुझे लेकर बगली सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। यहाँ एक चंदे महताब जैसी औरत, जिसे थोड़ी सी रियायत के साथ दोशीजा भी कहा जा सकता था, सतून के सहारे खड़ी थी। कलाइयों में सतरंगी चूड़ियां, गोरे पाँव में गुलाबी सैंडल, सर पर लहरेदार दुपट्टा जिसने गर्दन तक पहुंचते पहुंचते छोटे से घूंघट की शक्ल इख्तियार कर ली थी। गोल मटोल चेहरे वाले मुकेश ने औरत से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, लाडली, ये इंस्पेक्टर नवाज साहब हैं जिनके बारे में कल सरदार ने तुम्हें बताया था। लाडली ने फौरन माथे पर ले जाकर सलाम किया। उसे देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई शरीफ औरत नहीं। इस अंदाजे की तस्दीक अगले आध घंटे में हो गई। लाडली अमृतसर की एक मशहूर रंडी थी। इसने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया था कि थानेदार बाल कृष्ण के साथ इसके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। वो ना सिर्फ खुद इसके पास आता रहता है बल्कि अपने यारों दोस्तों को भी भेजता रहता है।